बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक इज़ डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का फंक्शन हमारी बॉडी को अपराइट स्टैचुअर फराहम करना है। ये जो हम पूरे कद्दो कामत के साथ खड़े हुए हैं, ये स्केलेटन की वजह से है। ये हमारे बहुत से बॉडी आर्गन्स को प्रोटेक्शन फराहम करता है। ये मिनरल होम्योस्टेसिस के तौर पर एक्ट करता है। हमारी बॉडी की ये जिसामत, ये शक्ल सूरत बरकरार है, ये स्केलेटन की वजह से है। अगर स्केलेटन डीफॉर्म हो जाए तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड और कम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। इनकी मल्टीपल काजेज़ हो सकती हैं, कई तरह की वजूहात हो सकती हैं, जिनमें जेनेटिक काजेज़, जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ और ट्रॉमा, सम एक्सीडेंट, सम फिज़िकल एक्सीडेंट, कई तरह की रीज़न्स हो सकती है, कई तरह की काजेज़ हो सकती हैं और उनके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के और उनके ट्रीटमेंट्स डिफरेंट किस्म के। ये एवरीडे लाइफ में मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ तरह के स्केलेटल इश्यूज़, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ सामने आती हैं, उसके ऊपर ये हमारा टॉपिक है। हम देखते हैं कई तरह की काजेज़ है, जैसा कि मैंने कहा जेनेटिक काजेज़ को फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। जेनेटिक काजेज़ ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़। जेनेटिक काजेज़ क्या होती हैं? वो काजेज़ जो ऑफ स्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। जीन्स जो कि फॉल्टी जीन्स हैं, जो कि नाकस जीन्स हैं, जीन में प्रॉब्लम था, एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स से वो फॉल्टी जीन इनहेरिट की, तो ये जो प्रॉब्लम होगा ये कंजेनिटल होगा, ये बाई बर्थ होगा, ये पैदाइश के साथ ही ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगा। इनको हम बोलते हैं जेनेटिक काजेज़ की वजह से स्केलेटल प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है क्लेफ्ट पैलेट। पैलेट तालू को कहते हैं हमारे मुंह में। ये आगे हार्ड पैलेट है, पीछे सॉफ्ट पैलेट है। हार्ड पैलेट हमारे माउथ या हमारी ओरल कैविटी का वो जो है रूफ है। जो सॉफ्ट पैलेट है वो जब हम स्वेलोइंग करते हैं तो हमारी नेजल कैविटी को अप होकर क्लोज कर देता है, राइट। ये जो हार्ड पैलेट है ये बेसिकली दो बोन्स का बना हुआ है। मैं यहाँ पे बता दूं, क्लेफ्ट लफ्ज़ का मतलब होता है कैविटी या स्पेस या पोर, ठीक है। तो क्लेफ्ट पैलेट क्या है? पैलेट के अंदर एक कैविटी रह जाती है। आम लोगों में जो नॉर्मल जीन्स इनहेरिट करते हैं उनमें ये दोनों पैलेटाइन बोन्स फ्यूज़ हो जाती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ फीटस। जो गेस्टेशन पीरियड के दौरान ये फ्यूज़ हो जाती हैं और कोई कैविटी नहीं रहती। लेकिन जिन लोगों में ये डिफेक्टिव जीन है उनमें क्या होता है कि पैलेटाइन बोन्स जो कि मैक्सिला के प्रोसेसेस हैं, जो कि बोन्स हैं, पेयर्ड बोन्स हैं हमारे फेशियल बोन्स में, वो फ्यूज़ होने से वो फ्यूज़ नहीं हो पाती हैं और बीच में एक ओपनिंग रह जाती है, एक कैविटी रह जाती है। इसको क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। जो लोग क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट होते हैं उनको सबसे बड़ा इशू सकिंग, या वो कोई लिक्विड सक करते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, तो उस दौरान सबसे बड़ा इशू होता है। सकिंग के दौरान उनका लिक्विड या फूड या जब कभी वोमिट आती तो वोमिट सब्सटेंस जो है वो ट्रैकिया के ज़रिए, चूँकि ये क्लेफ्ट पैलेट रह जाने की वजह से नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी के दरमियान एक ओपनिंग प्रेजेंट है, तो जब वो सक करेंगे फूड जो है उनके लंग्स में चली जाएगी, उनके फेफड़ों में चली जाएगी और एस्पायरेशन निमोनिया काज करेगी। एस्पायरेशन का मतलब इनहेलेशन से हुआ है, इंस्पायरेशन से हुआ है। उन्होंने कोई लिक्विड, कोई फूड, कोई वोमिट उन्होंने इनहेल की है, राइट, सांस के साथ अंदर लेकर गए, और लंग्स से मुतल्लिक इश्यूज़ को निमोनिया, निमोनिया लफ्ज़ का मतलब लंग्स होता है, तो एस्पायरेशन निमोनिया हो जाएगा। इसकी सिम्टम्स क्या होंगे एस्पायरेशन निमोनिया की क्लेफ्ट पैलेट की वजह से? इसकी सिम्टम्स में जो सांस के मसाइल होते हैं, या जैसे शॉर्ट ब्रेथनेस है, स्पूटम ब्लू कलर का आ रहा है और बहुत सारे इश्यूज़, ठीक है, सांस से रिलेटेड। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट मेडिसिनल है, ड्रग ट्रीटमेंट है। मेडिसिन इसकी होती हैं जो एस्पायरेशन निमोनिया को केयर कर देती हैं, लेकिन ये जो क्लेफ्ट पैलेट है ये एक लॉन्ग टर्म इशू है। दूसरा जेनेटिक काज की वजह से जो इशू है वो है माइक्रोसेफली। माइक्रो मीन स्मॉल, सेफली हेड, छोटे हेड। एक तो इसकी जेनेटिक काज है, पेरेंट से बच्चे ने जो जीन्स इनहेरिट किए हैं उनमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सर डेवलपमेंट के दौरान छोटा रह जाता है। जब हेड यानी स्कल छोटी रह जाती है ना, तो उसके अंदर ब्रेन भी स्मॉल साइज़ का होता है। तो माइक्रोसेफेलिक लोग जो है इनके अंदर इंटेलिजेंट इश्यूज़ होते हैं, इंटेलेक्चुअल इनकी लेस होती है, ये कम ज़हीन होते हैं, कम अकल होते हैं। आम तौर पे सम टाइम नॉर्मल भी हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पे ये कम अकल होते हैं क्योंकि ब्रेन का साइज़ छोटा, स्कल का साइज़ छोटा, तो उसके अंदर मौजूद ब्रेन भी इफेक्ट होता है, राइट। तो माइक्रोसेफली की मेन काज तो जेनेटिक है। सम टाइम इसकी काज ड्रग्स हो सकती हैं, अल्कोहल इसकी काज हो सकता है, कोई टॉक्सिन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन भी इसकी
काज हो सकता है। तो ये भी एक मल्टीपल काजेज हो सकती है माइक्रोसेफली की, लेकिन मेन काज जेनेटिक काज है। तो सर छोटा रह जाएगा। ऐसे लोगों को बहुत सारे सोशल इश्यूज रहते हैं, उनके हेड छोटे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ शाहदौला के चूहे जिनको कहा जाता है। बेसिकली ये एक जेनेटिक फॉल्ट है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक एबनॉर्मेलिटी है, ये एक स्केलेटल डिफॉर्मिटी है कि स्केलेटन यानी हेड जो है वो छोटा रह गया। तो बेसिकली जेनेटिक काज है। मैंने कहा कई और भी काजेज हो सकती हैं, राइट। तो यानी इसे इंड्यूस भी किया जा सकता है, लोगों को मेडिसिन देकर माइक्रोसेफली इंड्यूस भी की जा सकती है। इसके बाद आर्थराइटिस और ओस्टियोआर्थराइटिस, ये भी जेनेटिक काज हो सकती है। आर्थराइटिस लफ्ज़ का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन और डीजेनरेशन ऑफ बोन, बोन का टूट जाना, बोन की इन्फ्लेमेशन। ये जो लफ्ज़ इन्फ्लेमेशन है या इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है, ये एक बड़ी टर्म है, एक जनरल टर्म है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बायोलॉजिकल रिस्पांस ऑफ द बॉडी टिश्यूज टूवर्ड्स एन हार्मफुल स्टिमुलस। कोई बाहर से चीज़ है, बॉडी में एंटर हो रही है, कोई चोट लगी है, तो ये जो बॉडी टिश्यूज स्वेल अप हो जाते हैं, बॉडी टिश्यूज रेड हो जाते हैं, बॉडी टिश्यूज का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो आर्थराइटिस मीन इन्फ्लेमेशन और डीजेनरेशन ऑफ द स्केलेटन, राइट। ये जो आर्थराइटिस है, हम आगे जब मिसलेनियस में देखेंगे तब भी आर्थराइटिस की एक हेडिंग है, हम यहीं पे उसको डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली आर्थराइटिस एक ब्रॉड टर्म है, एक जनरल टर्म है। इसके नीचे और बहुत सारी आर्थराइटिस आती हैं, जैसे मैंने लिखा है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस बोन्स की जो आर्थराइटिस है, बेसिकली ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस हो सकती हैं। मैंने आर्थराइटिस की एक रीज़न आपको जेनेटिक काज बताई है। आर्थराइटिस में बेसिकली जॉइंट्स बिकम इन्फ्लेटेड, जॉइंट्स बिकम इन्फ्लेमेटेड, राइट। जॉइंट्स स्वेल अप, जॉइंट्स बिकम स्टिफ, स्टिफ मीन इमूवेबल हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं, मूव नहीं करते हैं, पेनफुल फीलिंग आती है, तो ये आर्थराइटिस है। ऑर्थोआर्थराइटिस आर्थराइटिस की मोस्ट कॉमन फॉर्म है, मिलियंस लोगों को दुनिया भर में ये होती है। और ओस्टियोआर्थराइटिस में बोन्स विद द पैसेज ऑफ एज जो है वो स्वेल अप हो जाते हैं। इसकी कई शक्लें हो सकती हैं, ये नॉर्मल हो सकती है, ये माइल्ड हो सकती है, ये मॉडरेट हो सकती है, सम टाइम ये सीवियर भी हो सकती है। तो इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, इसमें डीजनरेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स बिकम स्टिफ, जॉइंट्स बिकम रिलक्टेंट टू मूव, ठीक है, ये ओस्टियोआर्थराइटिस। ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये बेसिकली हमारी बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पांस है, ऑटो इम्यून रिस्पांस है टुवर्ड्स द बॉडी टिश्यूज। व्हाट इज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे अपने बॉडी टिश्यूज़ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा, उनको डीजनरेट करना, उनको ब्रेक करना, उनको किल करना शुरू कर देगा। अगर हमारी स्केलेटन के ऊपर ये ऑटो इम्यून रिस्पांस हो तो हमारा स्केलेटल सिस्टम डिफॉर्म हो जाएगा, उसके अंदर डिफॉर्मिटीज़ आ जाएंगी, इश्यूज़ आ जाएंगे। इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बाद है गाउटी आर्थराइटिस। गाउट जिसको आमतौर पर कहते हैं, एक्सेस लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी इज़ कॉल्ड गाउट और गाउटी आर्थराइटिस। एक्सेस लेवल ऑफ यूरिक एसिड हो जाएगा तो यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जैसे हमारे नीज़ के अंदर, हमारे हिप जॉइंट में, हमारे एंकल जॉइंट के अंदर, राइट, हमारे फिंगर्स के अंदर यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिससे ये जॉइंट्स स्टिफ हो जाएंगे, दे विल स्टॉप मूविंग। इसको हम बोलेंगे गाउटी आर्थराइटिस, राइट। ये तो थी जेनेटिक काजेज। अब हम देखते हैं हार्मोनल काजेज। व्हाट इज एन हार्मोन? हार्मोन is the secretion of endocrine glands which are transmitted to target area through blood circulation. हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम है ओस्टियोप्रोसिस। लफ्ज़ ओस्टियो मीन बोन, प्रोसिस मीन पोर, पोरस बोन्स, बोन्स बिकम पोरस इन ओस्टियोप्रोसिस। ये जो प्रॉब्लम है मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये एजड विमन में होता है। वो विमन जिनमें मेनोपॉज आ चुके हैं, जो बांझ हो चुकी हैं, जिनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं पैदा हो रहा, उनकी बोन रिजॉर्प्शन जो है दैट बिकम आउटपेसेस द बोन डिपॉजिट, राइट। मैं यहाँ पे ये बात आपको समझा दूँ। बोन रिजॉर्प्शन का क्या मतलब है कि जब हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल लो होता है तो बोन में से कैल्शियम को ब्रेक करके ब्लड में मिला दिया जाता है, और जब ब्लड में कैल्शियम लेवल अप होता है तो कैल्शियम ब्लड से निकाल के बोन्स के अंदर डिपॉजिट किया जाता है, तो बोन डिपॉजिट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑस्टियोप्रोसिस में एजेड वुमेन में जो मेनोपॉज में आ चुकी हैं, उनकी जो बोन रिजॉर्प्शन है वो ज़्यादा है और बोन डिपॉजिट कम है, जिससे बोन की जो
बोन का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होने लगता है, बोन की डेंसिटी डिक्रीज़ होने लगती है, बोन की क्वालिटी डिक्रीज़ होने लगती है, राइट। उसके अंदर पोर्स बन जाते हैं। पोर्स क्यों बनते हैं? देखें, बोन अपनी कंपोजिशन को मेंटेन रखती है, लेकिन उसके अंदर से जो मिनरल्स हैं वो डिज़ॉल्व होकर ब्लड में जा रहे हैं, क्योंकि ब्लड डेफिशिएंसी है कैल्शियम की या दूसरे मिनरल्स की। तो बोन के अंदर ओपनिंग्स, यानी बोन एक साइड पे बनती चली जाती है, एक साइड पे मुंतकिल, दरमियान में पोर्स अपीयर हो जाते हैं। इसको ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं। विमेन के अंदर, ये एजेड विमेन में होती है जो कि मेनोपॉज में जा चुकी हैं, जो बांझ हो चुकी हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है। ये अर्ली एज में भी हो सकता है, अगर विमेन को कोई ओवेरियन कैंसर था या कोई और इशू था, राइट। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, फीमेल्स में पैदा होता है। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसको बरकरार रखता है। ये ओव्यूलेशन या ओवोजेनेसिस करवाता है। ये जो एस्ट्रोजन है, मेनोपॉज जब आता है तो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है, तो फीमेल्स के अंदर ये इश्यूज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यानी जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब होता है तो बाकी हार्मोन्स भी, जैसे कैल्सिटोनिन है, जैसे पैराथायराइड हार्मोन है जो कि कैल्शियम लेवल को बरकरार रखते हैं ब्लड एंड बोन्स में, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट है एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। थेरेपी मीन ट्रीटमेंट, रिप्लेस कर दिया जाता है कि नेचुरली एस्ट्रोजन बॉडी में पैदा नहीं हो रहा, बिकॉज फीमेल हैज़ गॉन एंटर्ड इनटू द मेनोपॉज। तो बाहर से उसको सिंथेटिक एस्ट्रोजन दिया जाए, इसको कहते हैं एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। बेसिकली एक पूरी थेरेपी है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT। तो अगर एस्ट्रोजन देंगे तो इसको एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन जो बॉडी में नेचुरली पैदा नहीं हो रहे, वो मेडिसिन के ज़रिए सिंथेटिक हार्मोन दिए जाएँ तो इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे इंसुलिन भी दी जाती है। तीसरी काजेज़ हो सकती है न्यूट्रिशनल काजेज़, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हमारी न्यूट्रिशन में, हमारी डाइट में किसी खास सब्सटेंस की डेफिशिएंसी है जो स्केलेटन फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर है। अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमारे अंदर बहुत सारे डिफॉर्मिटीज़ पैदा हो जाएगी। मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो कैल्शियम है ये बोन बिल्ड भी करता है और उसको मेंटेन्ड भी करता है। विटामिन डी क्या करता है? ये कैल्शियम की न्यूट्रिशनल ट्रैक्ट से रीएब्जॉर्प्शन को या एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को प्रमोट करता है। इसका मतलब कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी ज़रूरी होता है डाइट के अंदर। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, तो बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ पैदा होती हैं, जिनको हम उनमें से एक है ओस्टियोमालेशिया। ओस्टियो मीन बोन, मालेशिया मीन सॉफ्ट, बोन्स बिकम सॉफ्ट। ये हर एज में हो सकती है ओस्टियोमालेशिया। वो आपकी डाइट में कैल्शियम की कमी है, आप कैल्शियम न्यूट्रिशन में नहीं ले रहे, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आप प्रोटीन्स नहीं ले रहे, आप कैल्शियम नहीं ले रहे, आप स्मोकिंग करते हैं, तो आप को ओस्टियोमालेशिया हो सकता है। आपकी बोन्स सॉफ्ट हो सकती हैं, नरम हो सकती हैं, बोन्स फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आप अगर कैल्शियम नहीं ले रहे तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, ब्लड डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम हो गई है। जब ब्लड में कैल्शियम डेफिशिएंट है तो बोन्स को डिज़ोल्व करके कैल्शियम को इधर मिलाया जाएगा, जिससे ओस्टियोमालेशिया ये हर एज में हो सकता है, राइट, जिससे बोन फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं ये साइलेंटली और प्रोग्रेसिवली मूव करती है, पता भी नहीं चलता कि आपको ओस्टियोमालेशिया। लॉन्ग टर्म आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी रही, विटामिन डी की डेफिशिएंसी रही, तो आपको पता भी नहीं है कि आपकी बोन्स सॉफ्ट हो चुकी हैं, वीक हो चुकी हैं। अचानक आपकी कोई बोन फ्रैक्चर होती है तो आपको पता चलता है कि बोन ओस्टियोमालेशिया हो चुका है। और ये समटाइम्स फैटल या लीथल, यानी ये जानलेवा भी हो सकता है। आपकी हिप जॉइंट, अगर हिप बोन फ्रैक्चर कर गई है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, और बाकी बोन्स भी फ्रैक्चर। तो जब फ्रैक्चर होती तब पता चलता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी थी। रिकेट्स ये छोटे बच्चों की बीमारी है। बेसिकली पैदाइश से लेकर बच्चों में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी रही है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी रही है तो रिकेट्स एक बीमारी, जिसमें बोर्ड लेग्स, झुकी हुई टांगें, और बोर्ड ये जो हिप जॉइंट है, ये जो हमारा कूल्हे की हड्डी है, ये झुकी हुई होगी, ये डिफॉर्म्ड होगी। जैसे हमारे यहाँ गरीब मुल्कों में जैसे बच्चों को, ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है रिकेट्स। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके दो ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो सनलाइट एक्सपोजर, बच्चे को धूप में बिठाया जाए, क्योंकि सनलाइट में बैठने से बॉडी के अंदर विटामिन डी सिंथेसिस होती है। और दूसरी चीज़, विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क दिया जाए। फोर्टिफाइड मीन प्रोवाइडेड विद, एडेड विद, यानी वो मिल्क जिसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड किया हुआ है विटामिन डी, वो बच्चों को पिलाया जाए तो ये रिकेट्स का ट्रीटमेंट हो जाएगा। सम अदर रीजंस आर ओवर देयर ऑफ द डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, इनको हम मिसलेनियस काजेज कह सकते हैं, अदर काजेज कह सकते हैं। इसमें एक है डिस्क स्लिप।
हमारा वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम स्पाइन या बैकबोन कहते हैं, ये 33 वर्टिब्री का बना हुआ है। वर्टिब्री के दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। मैं यहाँ पे हल्का सा ड्रा कर देता हूँ। इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इसका जो एक्सटर्नल है इसको बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसस, और इसके अंदर जो एक स्पॉन्जी पोरस सेमी लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है उसको न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। सॉरी, दिस इज न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंट्रल, दरमियान वाला, अंदर वाला। पल्पोसस पल्प लाइक, यानी ये स्पॉन्जी है, ये पोरस है, ये सेमी फ्लूइड है। और ये जो बार वाला मैंने ड्रा किया है, ये बार वाला रिंग है, इसको एनुलस, एनुलस का मतलब होता है गोल, अराउंड, इर्द गिर्द वाला। फाइब्रोसिस, ये बेसिकली फिब्रोकार्टिलेज का बना हुआ है, इसलिए इसको फाइब्रोसिस। और इधर क्या प्रेजेंट है, ये मौजूद है वर्टिब्रा, ये नीचे भी दो वर्टिब्रा के दरमियान ये जो कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। सम टाइम ट्रामा की वजह से किसी हैवी वेट को नीचे से उठाते हुए ये डिस्क स्लिप हो जाती है। ये डिस्क में एनुलस फाइब्रोसिस टूट जाता है और ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये बाहर प्रोट्रूड कर आता है, बाहर निकल आता है। इसको डिस्क स्लिप या स्लिप्ड डिस्क या हर्निएटेड डिस्क कहते हैं। हर्निया का क्या मतलब होता है? हर्निएटेड डिस्क, बायोलॉजी में लफ्ज़ हर्निया का मतलब होता है किसी टिश्यू का अपनी जगह से हट जाना, किसी आर्गन का अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाने को हर्निया कहते हैं। कई तरह का हर्निया हो सकते हैं, तो ये हर्निएटेड डिस्क है। अब देखिए, ये जो डिस्क स्लिप है, हमें मालूम है कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद है स्पाइनल कार्ड, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अगर ये जो न्यूक्लियस पल्पोसिस बार को प्रोट्रूड कर रहा है, निकल रहा है, ये स्पाइनल कार्ड के ऊपर हिट कर रहा है, उसे प्रेस कर रहा है, तो ये बड़ी स्टैबिंग और सवियर किस्म की पेन होगी और इसे फील करना बहुत ज़्यादा सवियर होगा। डिस्क स्लिप का ट्रीटमेंट क्या है? एक तो बेड रेस्ट है, दूसरा ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब कि इसको खिंचाव लगना चाहिए, जैसे पेशेंट को बेड के ऊपर लिटा के उसकी टांगों के साथ कोई वेट बांध दिया जाता है ताकि उसकी खिंचाव लगा रहे, इसको ट्रैक्शन बोलते हैं। और साथ साथ पेन किलर पेशेंट को दी जाती है ताकि उसको पेन फील ना हो। अगर ये मुकम्मल रिपेयर ना हो तो बाज़ औक़ात इंटरवर्टिब्रल डिस्क को रिमूव कर दी जाता है सर्जरी के ज़रिए। ये भी एक ट्रीटमेंट है डिस्क स्लिप का। इसके बाद है स्पॉन्डिलोसिस। ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताएगी हमारे इस बुक में। स्पॉन्डिलोसिस की मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली डीजेनरेशन है, ये इन्फ्लेमेशन है, ये प्रॉब्लम है वर्टिब्रल जॉइंट का। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये बेसिकली जो स्पॉन्डिलोसिस है ये एज के साथ साथ आती है। जो लोग एजेड होते हैं तो उनको स्पॉन्डिलोसिस यानी वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रल जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम आना, डीजनरेशन आना, ब्रेकेज आना शुरू हो जाते हैं और ये आम तौर पर आते हैं एज के साथ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है शाटिका, शाटिक नर्व का प्रॉब्लम। शाटिक नर्व समझ लें, ये शाटिक नर्व क्या है? ये एक स्पाइनल नर्व है। ये स्पाइनल कार्ड के निचले पार्ट से ओरिजिनेट होती है, हमारी बॉडी की बैक से, बटक से गुजरती हुई, हिप की बैक से गुजरती हुई, पिंडलियों यानी जो हमारी काफ्स हैं उनसे गुजरती हुई ये हमारी एड़ियों तक, हील्स तक और जो पाँव का सोल है वहाँ तक जाती है। ये लार्जेस्ट नर्व है हमारी बॉडी की। इसका इम्पोर्टेंट काम क्या है? ये हमारी जो लेग्स हैं वहाँ से नर्वस कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन हमारे स्पाइनल कार्ड तक, स्पाइनल कार्ड के ज़रिया ब्रेन तक, यानी हमारा ब्रेन अगर हमारी लेग्स को कंट्रोल कर रहा है तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ शाटिक नर्व। दिस इज़ द लार्जेस्ट नर्व। मैंने कहा ये पीछे से गुजरती, बटक्स के पास से और फिर हिप की बैक से जाती है, पाँव तक जाती है। इसकी 3 रीज़न। आप गिरते हैं, आपको चोट लगती है तो शाटिक नर्व ब्रेक हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। आप ये जो डिस्क स्लिप है ये भी इसकी रीज़न हो सकती है। डिस्क स्लिप उस एरिया से हुई यानी स्पाइनल कार्ड के निचले हिस्से से, वर्टिब्रल कॉलम के निचले हिस्से से, और शाटिक नर्व वहाँ से इम्पेयर हो गई, डिस्टर्ब हो गई, उसके ऊपर प्रेस आ गया, दबाव आ गया, तो शाटिक नर्व। तीसरी इसकी रीज़न इंजेक्शन। आपको किसी ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, बटक के ऊपर जो इंजेक्शन लगता है वो ठीक तरीके से ना लगा, वो शाटिक नर्व के अंदर, शाटिक नर्व डिस्टर्ब हो गई, ब्रेक हो गई। अब आपके जो
हाइंड लिम्ब्स हैं, जो लेग्स है, वो आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। इम्पेयरमेंट ऑफ द हाइंड लिम्ब्स हो जाएगी। ये पार्शियल हो सकती है, ये कंप्लीट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि शाटिक नर्व कितनी डिस्टर्ब हुई है। अगर तो शाटिक नर्व मुकम्मल तौर पे उस मुनक़ता हो गई है तो फिर आपके हाइंड लिम्ब्स मुकम्मल इम्पेयर हो जाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू मूव, टू वॉक, और अपनी लेग्स को अपने ब्रेन से कॉन्शियसली कंट्रोल करने से कासर हो जाएंगे। इसका जो मैंने कहा ना, डिपेंड करता है कि कितनी इफ़ेक्ट हुई है। अगर पार्शियल डिफेक्ट है तो फिर बड़ा टाइम लगता है। ये टाइम टेकिंग रिकवरी है। और दूसरी बात ये टाइम टेकिंग रिकवरी है। और दूसरी बात ये इनकम्प्लीट होती, कंप्लीट रिकवरी शाटिका से नहीं होती है। ये था हमारा टॉपिक डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन, जिसमें हमने जेनेटिक काजेज़ देखी, हमने हार्मोनल काजेज़ देखी, न्यूट्रिशनल काजेज़, और ट्रॉमा मींस, ट्रॉमा का मतलब याद रखना है फिज़िकल हिट, फिज़िकल एक्सीडेंट, यानी जो चोट लगती है उसको ट्रामा बोलते हैं। और न्यूट्रिशनल कॉजेज़, अदर कॉजेज़, डिस्क स्लिप इसमें हमने देखा, हर्निएटेड डिस्क देखा, स्पॉन्डिलोसिस देखा, शाटिका देखा, आर्थराइटिस की डिफरेंट टाइप्स, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। बहुत बहुत शुक्रिया।